बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हमारा चौथा सेशन है और हम सेकंड फेज़ को आज डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में है ये हमारा जो सेशन आज का। तो प्रोजेक्ट सेटअप के दौरान क्या करना होता है, ये बेसिकली प्रिपरेशन है प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की और मैनेजमेंट की। और इसमें सेकंड क्या है, कंप्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इसमें रिस्क असेसमेंट की जाती है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है, क्या क्या उसको थ्रेट्स का सामना है। तो उसके लिए कंप्लीट उसकी असेसमेंट की जाती है और उसकी कैसे उसको मैनेज करना है उस रिस्क को। ठीक है। फिर आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जो हमने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ करवानी है उनके लिए जो स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है वो उसको उन एक्टिविटीज़ को हमने प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर करना है। प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट के दौरान कुछ बहुत से ऐसे जो मसाइल हैं जो एक उसकी टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा होंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो वो मैटर्स जाएंगे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तरफ, जहाँ पे उसको फिर डिसीजन किया जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन किए जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। आउटलाइनिंग द प्लानिंग फ्रेमवर्क। इसी पे फिर एक प्लानिंग का फ्रेमवर्क बनेगा कि हमने किस तरह प्लान करनी है तमाम एक्टिविटीज़ को। उसके बाद मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग, इसको डेवलप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट सेटअप की स्टेज पे। डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, प्रोजेक्ट चार्टर कहते हैं। और फिर अब इसमें क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है, बकायदा ऑफिशियली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट टीम जो लोग उस प्रोजेक्ट में एज ए ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं वो सब एंगेज होते हैं इसमें। प्रोजेक्ट पार्टनर्स, वेंडर्स जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे जो लॉजिस्टिक्स का जिम्मेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज। तो ये तमाम लोग इस फेज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज भी हैं जो लोग इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाते हैं। इसमें इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए और ये चीज़ देखने के लिए कि तमाम चीज़ें राइट ऑन द ट्रैक रहें और किसी किस्म का कोई उसमें एम्बेजलमेंट ना हो, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, कुछ रिसोर्सेज का ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स एक ड्यूरिंग एक प्रोजेक्ट रखे जाते हैं। सेकंड पे आ जाता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब इसमें इनपुट्स क्या क्या होंगे इसमें प्रोजेक्ट सेटअप में। सबसे पहले इनिशियल रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट होगी कि आया कि जो रिस्क हैं वो हमारे प्रोजेक्ट को किस हद तक उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इनिशियल स्टेक होल्डर असेसमेंट, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी असेसमेंट होगी कि उनका कितना इन्फ्लुएंस होगा इस प्रोजेक्ट में, उनके मुताबिक उनको वेटी दी जाती है। प्रोजेक्ट कंसेप्ट नोट और प्रपोजल इसमें इस्तेमाल होता है। हाई लेवल प्रोजेक्ट टीम्स कैपेसिटी असेसमेंट, जो टीम्स की कैपेसिटी है उसकी असेसमेंट की जाती है, आया कि कहीं उनको मजीद कैपेसिटी उनकी डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकें। फिर इसमें हाई लेवल रिसोर्सेज की एस्टिमेशन होती है कि कौन कौन से हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसमें एचआर आ जाता है, बजट आ जाता है और सप्लाई चेन कि किस तरह चीज़ें नीचे ग्राउंड तक पहुंचेंगी प्रोजेक्ट टीम के पास ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसे तरीके से सरंजाम दे सके। और 6 प्रोजेक्ट लॉजिकल फॉर्म फ्रेम, तो ये इसमें प्रोजेक्ट लॉजिकल फ्रेम जिसको हमने पहले उस पर तैयार किया था पहले फेज़ में, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसको देखा जाएगा कि इसमें हमारा प्रोजेक्ट लॉजिकल के मुताबिक इसमें क्या स्टेप आते हैं। फिर आ जाता है प्रोसेस, आ जाता है इसका आइडेंटिफाइंग रिस्क। सबसे पहले इसमें रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कैटेगराइजिंग, फिर उनकी रिस्क की कैटेगराइज किया जाता है भी को हाई रिस्क है, लो रिस्क है, ठीक है, ये दरमियाने किस्म का ये रिस्क है। असेसिंग इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी, फिर उनका इम्पैक्ट देखा जाता है और उनकी इम्कान देखा जाता है किस हद तक वो हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान दे सकते हैं या असरअंदाज हो सकते हैं। फिर आ जाता है रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज, यानी जब भी कोई रिस्क हमारे दरपेश होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए
हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी है। आगे आ जाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क। हमने इसको मॉनिटर भी करना है और उसको कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रेटजीज बनानी है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि किस तरह हम रिस्क को हमने कंट्रोल करना है। सबसे पहले रिस्क अवॉइडेंस है कि अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा खतरा है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो हमने उस एरिया को छोड़ देना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिस्क अवॉइडेंस। ट्रांसपेरेंस। तो सेकंड ये है कि अगर कहीं हमें कोई रिस्क है, प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने जो इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसीज उनको करेंगे ताकि इन केस ऑफ लॉस जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हमारा नुकसान को पूरा कर सकें, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंस। फिर आते हैं मिटिगेशन। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम कोई ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे हम उनसे कम से कम असरअंदाज हो सकें, जैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ा देना, सीसीटीवी कैमराज का लगा देना, यानी जितने भी हम ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे हम उस रिस्क से बच सकें तो उसको मिटिगेशन कहते हैं। और रिस्क एक्सेप्टेंस क्या होती है, अगर हम देखते हैं कि रिस्क ऐसा है जिससे कोई ज़्यादा नुकसान होने का खतरा नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके खिलाफ कोई उसके अगेंस्ट कोई मेजर नहीं लेते, तो उसको हम कहते हैं रिस्क एक्सेप्टेंस। फिर बात आ जाती है प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर की। तो प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या करता है, सबसे पहले हमें बताता है अथॉरिटी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी और अकाउंटेबिलिटी का क्या मैकेनिज्म होगा। डेफिनेटली जब किसी के पास अथॉरिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, तो उसकी अगेंस्ट उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि आया कि उसने उस डिज़ाइन के मुताबिक उस जो रोल्स उसको दिया गया था उसने उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं या नहीं दिए हैं। फिर जो प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस हैं वो उसमें देखे जाते हैं। ओवरसाइट, तो उसको ओवरऑल इसको देखा जाता है, पेश फोरकास्ट की जाती है, फोरसी की जाती हैं चीज़ें। और सपोर्ट एंड एडवोकेट्स, और प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट तैयार की जाती है, एडवोकेट्स तैयार की जाते हैं जो लोगों को उस प्रोजेक्ट के हवाले से मोबिलाइज करते हैं और उनको सेंसिटाइज करते हैं उसकी प्रोजेक्ट इंटरवेंशन के हवाले से। तो यहाँ पे बात आती है टॉलरेंस की बात आ जाती है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो किस लेवल तक जो प्रोजेक्ट मैनेजर उन चीज़ों को खुद देख सकता है, यानी कि उसका इख्तियार किस लेवल तक है, और किस लेवल, अगर उस लेवल से अगर कोई चीज़ एक्सीड कर जाती हैं तो वो उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर के पास लेके जाएगा, गवर्निंग बॉडी के पास लेके जाएगा। तो इसको हम कहते हैं टॉलरेंस, कि किस लेवल तक प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी ऑटोनॉमी या अपना इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। इसमें टाइम टॉलरेंस है, कॉस्ट, इसमें वक्त, कॉस्ट अगर जो अखराजात हैं उसके हवाले से, स्कोप जो क्वालिटी है, जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उनकी क्वालिटी के हवाले से बात है कि उसमें किस हद तक वेरिएशन जो है वो टॉलरेबल है, काबिल बर्दाश्त। अदरवाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो फिर वो चीज़ें जाएंगी प्रोजेक्ट गवर्नेंस के पास। फिर जाता है रिस्क, इसमें रिस्क टॉलरेंस देखनी है कि किस चीज़ को प्रोजेक्ट मैनेजर खुद उसको हैंडल करेगा और उसको किस चीज़ को वो ऊपर रिपोर्ट करेगा गवर्नेंस स्ट्रक्चर के पास। और बेनिफिट्स के हवाले से आया कि बेनिफिट्स में किस हद तक वेरिएशन है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको देखे, अदरवाइज ये मैटर भी प्रोजेक्ट गवर्नेंस के पास जाएगा। फिर आ जाता है प्लानिंग फ्रेमवर्क आ जाता है। प्लानिंग फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, प्रोजेक्ट लेंथ, के प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, अगर छोटा प्रोजेक्ट होगा तो उसको ऐसे किया जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको स्टेज बनाए जाएंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो उसके स्टेजेस बना दिए जाएंगे। टूल्स एंड प्रोसेस, उसके टूल्स एंड प्रोसेस को डिफाइन किया जाएगा इस प्लानिंग फ्रेमवर्क में। क्रॉस कटिंग कंपोनेंट्स, जेंडर प्रोटेक्शन, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, इन चीज़ों को भी देखा जाएगा, जेंडर के हवाले से देखा जाएगा। आया कि इसमें जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो लैट्रिन का जो प्रोजेक्ट था उसमें ये था कि उनके घरों से 50 मीटर के अंदर जो है वॉशरूम्स या लैट्रिन्स को कंस्ट्रक्ट करना था ताकि ख़वातीन उसको इस्तेमाल कर सकें, अदरवाइज़ क्या होगा, ताकि उनको दूसरे इश्यूज ना हो। इसी तरह प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, जो हमारी यानी कि जो प्रोजेक्ट की आउट चीज़ें हैं तो उनसे किसी को नुकसान ना हो, प्रोटेक्शन हो और किसी को नुकसान ना हो। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, और ऐसे लोग जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार है तो उनके लिए भी हमने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। फ़र्ज़ करें हमने लैट्रिन कंस्ट्रक्ट किए हैं तो हमें ये देखना है कि एक व्हील चेयर पर बैठा शख्स उस लैट्रिन को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये वॉश बेसन को कैसे एक्सेस कर सकता है। तो हमने इन तमाम चीज़ों के अंदर इनको भी ख्याल रखना, ख़वातीन का भी और डिसेबिलिटी का भी, कि वो आया कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब आ जाती है प्रोजेक्ट चार्टर की बात। ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है
जो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन करता है प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। और कंटेंट्स, और ये क्या है, इसके प्रोजेक्ट चार्ट के कंटेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट का पर्पस बताता है, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स क्या है, उस प्रोजेक्ट के क्या डिलीवरेबल्स हैं, क्या चीज़ें चाहिए होगी, कौन कौन से काम किए जाएंगे। हाई लेवल एस्टिमेशंस होती हैं, इसमें एक्सपर्ट लोगों से ओपिनियंस दी जाती हैं, उनसे कॉस्ट ली जाती है कि किस किस एक्टिविटी में उसका ड्यूरेशन कितना होगा और कितने उसके रिसोर्सेज लगेंगे। फिर इसमें प्रोजेक्ट रिस्क की बात होती है, वो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, जो जो थ्रेट्स, जो जो प्रॉब्लम्स उसको फेस है प्रोजेक्ट में, तो उनको रजिस्टर किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट टॉलरेंस की बात है कि उसकी टॉलरेंस क्या होगी, कि 2%, 3%, 5% किस लेवल तक प्रोजेक्ट मैनेजर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अगर उससे बड़ी कुछ चेंज करनी पड़ती है बजट में, तो उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर के पास मैटर को ले जाना पड़ेगा। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट चेंज कंट्रोल। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट की दौरान बहुत सी चीज़ों को चेंजेस भी करनी पड़ती हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी एक मैकेनिज्म है, और उसके अंदर वो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर वो तमाम चेंजेस जो है उसके अंदर मेंशन होंगी। और लास्ट पे आ जाता है प्रोजेक्ट लॉन्च। अब आपने ऑफिशियली प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मकसद क्या है कि आपने लोगों को बताना है कि हमारा प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, और इसमें आपने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला लिया है और उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी है उस प्रोजेक्ट के हवाले से। और तीसरा, तमाम स्टेक होल्डर्स को उस प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल आगाही होगी है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप सेकंड फेज़ है, जिसको हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी आगाही होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला हम तीसरा जो है फेज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।